हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रही थी, जिसमें कि रेलवे में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के मैं आपको साइंस में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रही थी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनके कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बता रही थी। तो सभी के सॉल्यूशन आंसर सहित मैं आपको क्वेश्चन करवा रही थी। और काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ में। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इको यानी कि प्रतिध्वनि और सोनार रडार से रिलेटेड जो भी आपके, मतलब ये साउंड टॉपिक से आपके क्वेश्चंस लिए हैं। साउंड के कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी आपके अपलोड कर दिए हैं, जिस किसी ने भी नहीं देखे प्लीज़ आप पहले वो वीडियोस भी आप देख लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, आज के जो भी क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एन acoustic resonance is a sound which resonates at a constant pitch when in vibration। देखिए हिंदी में भी दिया है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं या हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ध्वनिक अनुनाद वह ध्वनि है जो कंपन में होने पर एक स्थिर पिच पर प्रतिध्वनित होती है। तो देखिए कौन रेजोनेंस करता है वाइब्रेशन में, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है वो कैसा होता है, उसको क्या करते हैं हम, उसको जब हम उसमें वाइब्रेशन दिलाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से जो है उसमें रेजोनेंस उत्पन्न होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। जिस भी ईयर में या जिस शिफ्ट में भी या जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने आपको नीचे मेंशन कर दिया है। आप प्लीज़ उसको ध्यान देकर मतलब उसको ध्यान दें, है ना, कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ द रिपीटिशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड। ध्वनि तरंगों के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके हैं डबल, इको, नॉइस या फिर नोट। तो देखिए जो रिपीटिशन ऑफ साउंड होता है उसको क्या कहते हैं हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि यानी कि इको। ठीक है, जो एक बार साउंड कहीं से टकरा के वापस लौट के आती है यानी कि रिफ्लेक्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इको। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द रिपीटेड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द walls of a large hall called resulting in a persistent sensation of sound। किसी बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि का बार बार संचरण जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की लगातार अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इको या फिर प्रतिध्वनि, है ना। कि जो कह रहा है कि हॉल में जो बार बार हमें सुनाई देती है ना साउंड जो गूंजती है, उसको हम क्या कहते हैं, इको बोलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, when a sound reflects from distance of at least 17 meter approximately then it occurs। तो देखिए अगर हमारी कोई भी वॉल जहाँ से कि आवाज़ टकरा के आने वाली है और ये सोर्स जहाँ से साउंड उत्पन्न हो रही है वहाँ से और सोर्स तक, मतलब जो वॉल है वहाँ तक की मिनिमम दूरी जो है आपकी 16.6 मीटर होनी चाहिए, या फिर हम कह लें अप्रॉक्सीमेटली 17 मीटर। जैसे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली दिया है ना 17 मीटर, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू दी है 16.6 की। तो इतने मीटर होनी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस है ये, ताकि क्या हो, इको जो है उत्पन्न हो या फिर प्रतिध्वनि हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, अ पर्सन क्लैप्ड नियर अ रॉक एंड हर्ड एन इको आफ्टर 4 सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रॉक फ्रॉम द पर्सन। एक आदमी ने क्लैप की, ठीक है, यहाँ उसने क्या करी, क्लैप करी अपने दोनों हाथों से, और कहाँ पे, नियर अ रॉक हर्ड एन इको, यहाँ पे एक रॉक है या पहाड़ी है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है, जबकि हमें टाइम क्या दिया हुआ है, 4 सेकेंड्स दिया हुआ है।
तो देखिए हमको यहाँ पे ध्वनि की गति कितनी दी हुई है कि हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ध्वनि आपकी गई, सोर्स से निकली और वापस आई, ठीक है। तो इसको टोटल टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में आफ्टर 4 सेकेंड्स, मतलब कि दोबारा सुनाई दी, मतलब टोटल टाइम आवाज़ गई और टकरा के वापस आई, टोटल टाइम 4 सेकेंड। तो हमारा एक डिस्टेंस जो एक बार टकरा के आई उसमें एक जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसका क्या हो जाएगा टाइम, तो ये हो जाएगा t/2 यानी कि 4/2 दैट इज़ 2 सेकेंड्स। मतलब एक बार जो गई तो 2, फिर जब वापस आई तो फिर से 2 सेकेंड, तो ये टोटल 4 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकाल देंगे। तो देखिए डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यही होता है ना। तो यहाँ पे रख देंगे 346 इंटू 2 दैट इज़ 692 मीटर, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 692 मीटर। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है टू हियर अ क्लियर इको द मिनिमम टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए, ठीक है। तो कितना अंतराल होना चाहिए ये हमसे पूछा है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 0.1 सेकेंड। तो मिनिमम इतना जो है टाइम का अंतर होना चाहिए, और डिस्टेंस मैंने आपको कितना बताया था 17 मीटर अप्रॉक्स थी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ मरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव to the bottom of the sea, receiving an echo after 2.5 seconds. The speed of sound in a sea water is 1200 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ सी। मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमें स्पीड कितनी दी हुई है, देखिए स्पीड हमको दी हुई है 1200 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें दिया हुआ है 2.5 सेकेंड। तो देखिए ये टाइम हमको टोटल टाइम दिया होगा ना, कि मतलब गई साउंड और वापस आई, क्योंकि बोला है ना रिसीविंग एन इको। तो रिसीव कब करेंगे हम इको, जब साउंड जाएगी और टकरा के वापस आएगी तभी हम इको रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस दो बार कवर कर लिया ना साउंड में, एक बार गई और एक बार उसी रास्ते से वापस आई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2d बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही हो जाएगा। तो हम वैल्यूज़ रख देंगे 2d इज इक्वल्स टू स्पीड हो जाएगी हमारी 1200 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 3000 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे अपॉन 2 दैट इज़ 1500 मीटर। देन मतलब कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन ऑर्डर टू हियर distinct echoes the minimum distance of obstacle from the sound should be। minimum distance हमको पूछी गई है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 17.2। मिनिमम मतलब कि अप्रॉक्सीमेट पूछा गया है, 17 मीटर मैंने आपको बताया था, तो कम से कम इतना होना चाहिए, 17.2 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। वी कैन हियर पीपल टॉकिंग अबाउट टॉकिंग इन अनदर रूम बिकॉज ऑफ साउंड वेव्स। हम ध्वनि तरंगों के कारण दूसरे कमरे में लोगों की बातें सुन सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रेसोनेंस बोलेंगे, डाइफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे या फिर रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा विवर्तन या फिर डाइफ्रैक्शन। किसी भी देखिए यहाँ पे किसी भी अवरोध के कारण, अगर कोई अवरोध है उसके कारण जो ध्वनि है मुड़ के हमको हमारे कानों तक पड़ती है। जैसे हमको खिड़की के बाहर अगर कुछ साउंड आ रही है तो हमें कैसे सुनाई दे रही है, खिड़की तो बंद है, तो डाइफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। किसी की कोई स्लिट है, छोटा मोटा भी गैप है, वहाँ से साउंड क्या है हमें सुनाई दे रही है, गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है। तो उसका सही है जो कारण है वो है विवर्तन या फिर डाइफ्रैक्शन। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। हमसे बोला गया है फुल फॉर्म बताने को ऑफ एक्रोनिम सोनार। सोनार का हमें पूरा फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए सोनार का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये बहुत काफ़ी सारे एग्जाम से पूछा जाता है। इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर। तो देखिए फिर से आपको वही पूछा गया है कि सोर्स और रिफ्लेक्टर में आपका कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली ये मतलब लगभग 17.2 था, तो यहाँ पे 17 दिया हुआ है, तो 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इकोज मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल। प्रतिध्वनि एक से अधिक बार सुनाई दे सकती है क्योंकि, देखिए क्या ऑप्शन है, रेयर, रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो देखिए साउंड क्या हो रही है एक्चुअल में, किसी भी वॉल से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आ रही, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन की वजह से। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज द इको ऑफ साउंड लास्ट इन ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की प्रतिध्वनि कितने समय तक रहती है। ऑप्शन हमें दिया है 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड्स या फिर 0.5 सेकेंड्स। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। 0.1 सेकेंड तक मानव मस्तिष्क में ध्वनि की प्रतिध्वनि तक उतने समय तक रहती है। कितने समय तक, 0.1 सेकेंड्स तक। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमसे बोला गया है इन ऑर्डर टू हियर डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द। ये देखिए ऑब्स्टिकल और सोर्स में कितना अंतर होना चाहिए, कम से कम 17.2 मीटर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इको रिटर्न्स इन 3 सेकेंड्स इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो हमें मतलब कि डिस्टेंस निकालना है। टाइम जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड्स, और हमें स्पीड भी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 342 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसका जो है निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको 2D निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें बोला गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स आपका यहाँ खड़ा है, डिस्टेंस उसकी मतलब एक ही डिस्टेंस। हमें ये नहीं बताना है कि कितना साउंड को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, ये नहीं बताना हमें। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमको दी हुई है 342 इंटू 3 इज इक्वल्स टू हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1026 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, सिर्फ सोर्स से रिफ्लेक्टर तक की डिस्टेंस बतानी है, जबकि हमको ये इको का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, d/2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 513 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 513 मीटर। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं A boy clapped his hand near a rock and heard a echo after 3 seconds. Speed of sound is 346 meter per second. How far the boy from the rock? यहाँ पे अब हमको बॉय और रॉक के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, हमें डी बताना है। तो हमको टाइम कितना दिया हुआ है, इको हमको सुनाई दे रही है 3 सेकेंड्स के बाद, मतलब ये हमको टोटल टाइम दिया हुआ है। और यहाँ पे स्पीड हमको दी है 346 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखिए हम फॉर्मूले में रख देंगे इसको, वैल्यू को। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 346 और इंटू 3। ठीक है, टाइम हमको 3 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा डी आ गया, लेकिन हमें डिस्टेंस कितना निकालना है, बॉय का निकालना है हाथ से। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा d/2, है ना। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 346 इंटू 3 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा ये सोर्स से
और इसकी दूरी का डिस्टेंस, जो ये वॉल है या फिर रॉक है उसके बीच का डिस्टेंस हम 2 से डिवाइड करें, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम देखिए टोटल दिया हुआ है, क्योंकि इको हमको या प्रतिध्वनि हमको 3 सेकंड बाद, तो प्रतिध्वनि हमें कब सुनाई देगी, जब एक बार आवाज़ जाएगी और वापस आएगी, है ना, इसीलिए हमको यहाँ से 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, 519 मीटर। ठीक है, तो देखिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, 519 मीटर। अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, what is this repeated reflection called which gives the impression of continuity of sound? इस बार बार होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं जो ध्वनि की निरंतरता का आभास देता है? तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि या फिर इको। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, Which technique is used to determine the depth of the ocean, detect underwater hills, valley, submarines, iceberg? समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, इंफ्रासोनिक साउंड, साउंड एब्जॉर्प्शन, सोनार या फिर एमआरआई। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ होता है, जैसा कि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो समुद्र तल की गहराई या फिर कहाँ पे हिल्स आने वाले हैं, कहाँ पे सबमरीन्स है, कहाँ पे आइसबर्ग्स हैं, ये सब पता लगाने के लिए इसका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What are the ceiling and walls of auditorium covered with to reduce echo? प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? ऑप्शन आपका है मेटल, फाइबर बोर्ड, रबर या फिर प्लास्टिक। तो देखिए सही आंसर इसका होगा फाइबर बोर्ड। ठीक है, फाइबर बोर्ड से जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, उससे इको या प्रतिध्वनि जो है वो कम होती, नहीं तो गूंजती रहेगी आवाज़। अगर आवाज़ बार बार गूंजेगी तो कोई क्या बोल रहा है ऑडिटोरियम में वो हमें अच्छे से नहीं सुनाई देगा, क्लियर नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सोनार एक ऐसा उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करता है। तो कहाँ पे करता है, देखिए ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑन द ग्राउंड, इन द एयर, इन द स्पेस या फिर अंडर वाटर। तो देखिए कहाँ पे यूज़ होता है सोनार, तो अभी हमने बताया था आइसबर्ग पता लगाने के लिए, और ये सब चीज़ें होती कहाँ है, तो वाटर, पानी के नीचे ही तो होती है ना, अंडर वाटर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द मेन इंस्ट्रूमेंट इन सोनार विच आर यूज टू डिटेक्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें पूछा गया है कि सोनार में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, है ना। तो देखिए ऑप्शन हमें दिया हुआ है, एम्पलीफायर एंड स्पीकर, स्पीकर एंड माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड माइक्रोफोन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर जो है अटैच रहते हैं इस सोनार के इंस्ट्रूमेंट में, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि कहाँ कितना डायरेक्शन है, कौन से डायरेक्शन से हमें मुड़ जाना है, कहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, आइसबर्ग तो नहीं आ रहा है या फिर कोई रॉक तो नहीं आ रही है। ये सब पता लगाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगले क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है, इन एन ऑडिटोरियम द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज रिजल्ट इन रिपीटिशन ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड इज कॉल्ड। तो देखिए कोई भी ऑडिटोरियम जैसी बंद जगहों पर अगर हमको बार बार आवाज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन या फिर प्रतिध्वनि। ठीक है, तो रिवर्बरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रतिध्वनि भी क्या ही, अगर हम इसको अनुरण बोलेंगे तो ज़्यादा सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रतिध्वनि मतलब तो इको हो जाएगा, तो अनुरण बोलेंगे। यहाँ पे ये टाइप नहीं हुआ है तो आप ये नोट कर लीजिए जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ द परसिस्टेंट ऑफ साउंड विच रिजल्ट ऑफ डबल रिफ्लेक्शन कॉल्ड। ध्वनि की वह दृढ़ता
जो दोहरे परावर्तन का परिणाम है क्या कहलाती है? तो दोहरे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि या फिर इको। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है रडार, मेसर, CRO या फिर सोनार। तो देखिए क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सोनार, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सोनार। सोनार की सहायता से निम्नलिखित में से क्या नापा जा सकता है? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन्स के लिए ये तो अंडर वाटर यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल इन फॉरेस्ट। तो नहीं, ये लैंड की बात है, लैंड में यूज़ नहीं करते हम इसको। साउंड पिचेस इन एरोप्लेन्स, फिर से हम एयर की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन कह रहा है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। ये ऑप्शन सही है क्योंकि हम सोनार का प्रयोग कहाँ करते हैं? अंडर वाटर करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इकोकार्डियोग्राम इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू। इकोकार्डियोग्राम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं डॉपलर इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मेटेलिक इफेक्ट। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉपलर इफेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, रडार ये हमारे टॉपिक में इंक्लूडेड था। तो देखिए रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, आप नोट भी कर सकते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ होता है? जैसे कि सोनार हमारा अंडर वाटर यूज़ हो रहा था, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? एयर में, यानी कि हवा में। ये क्या करता है? इट डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड लोकेशन विथ रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये रेडियो वेव्स की सहायता से काम करता है। जैसे कि सोनार क्या हमारे इको पे डिपेंड है, वैसे ये रेडियो वेव्स पे डिपेंड है। इसमें क्या हम प्रेजेंस ऑफ एंड लोकेशन विद द हेल्प ऑफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ट्रैक में, जो अगर एयरक्राफ्ट जा रहा है या कोई भी मिसाइल जा रही है, तो उसको पता लगाने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, और अगले वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी। और भी वीडियोस के लिए, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।